Okay, welcome friends to my YouTube channel Gate Diary. So in previous class I completed up to the phasor diagram for the primary, and this is the phasor diagram between the flux and primary input voltage and induced voltage E1. Okay, so now I'm going to start the next. Now I will add the secondary winding in that ideal transformer. So it will be like, because अभी हमने निकाला EMF इंड्यूस के लिए इक्वेशन प्राइमरी साइड, अभी सेम आप निकालेंगे सेकेंडरी साइड. ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मैंने प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे लगाई. ओके, मैंने कहा यहाँ पे डॉट के बारे में मुझे बताना है, डॉट कन्वेंशन. ठीक है, तो ये दिस इज प्राइमरी और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग जो अभी मैंने की यहाँ पे, सेकेंडरी वाइंडिंग. ओके, तो यहाँ पे मैंने सोर्स कनेक्ट किया, प्राइमरी साइड कनेक्टेड द सोर्स V1 प्लस माइनस. तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया था E1 सेल्फ इंड्यूस्ड EMF जो आया था इस प्राइमरी वाइंडिंग में. ओके, और इसकी डायरेक्शन निकाली थी हमने लेंज लॉ से, तो इसकी डायरेक्शन आई थी यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये थी, इसकी वजह से इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस डायरेक्शन में. यही फ्लक्स कट करेगा सेकेंडरी को, और सेकेंडरी में भी आ जाएगा इंड्यूस EMF. ठीक है, तो अभी उसकी भी डायरेक्शन निकाल लेते हैं कि जो इसमें इंड्यूस्ड EMF होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी. ओके, E2. मैंने सिंपल प्रोसीजर आपको बताया कैसे फाइंड आउट करेंगे आप EMF इंड्यूस्ड इन एनी वाइंडिंग बिकॉज ऑफ change in the flux. Using the Lenz law, you can find out the direction of the induced EMF. Direction should be such, it should oppose its cause. Okay, so ये किसकी वजह से आ रहा है EMF induced? एक फ्लक्स की वजह से आ रहा है, और जिस फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड. ठीक है, फाई. इसकी वजह से यहाँ पे EMF आ रहा है, आपको बताना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी. तो अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए कि इट शुड अपोज द ओरिजिनल वन. दिस इज द ओरिजिनल वन, इसका अपोज करना चाहिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कोयल को शॉर्ट सर्किट किया थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. तो अभी मुझे क्या करना है, देखना है इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन जो अपोज करे आपके फ्लक्स फाई का. ओके, तो अगर मैं करंट की डायरेक्शन तो अपोज करेगा, तो जो अपोज वाला फ्लक्स आएगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, अपवर्ड. अपवर्ड होने के लिए राइट हैंड थंब रूल से देखिए आप कि इस कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होगी. ठीक है, तो फ्लक्स अपवर्ड है, फ्लक्स की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो राइट हैंड थंब रूल से आप ऐसे पकड़ेंगे तो जो आपकी फिंगर की डायरेक्शन क्या दिखाएगी, करंट डायरेक्शन इन द कॉइल, ऐसी होगी आपकी करंट की डायरेक्शन. ठीक है, कॉइल में तो करंट इसमें जाएगा. मैंने बताया आपका रेजिस्टर क्या है, सिंक. सिंक है तो प्लस यहाँ पे रहा होगा, एंड दिस इज माइनस, क्योंकि करंट प्लस में एंटर करेगा तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो ये है सिंक. तो आपको मिल गई इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन. ठीक है, प्लस माइनस. तो यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस. डॉट की बात करें तो डॉट आप लगाएंगे सेंस ऑफ वाइंडिंग देख के. ठीक है, एक वाइंडिंग में आप डॉट असाइन कर दो तो जो भी रिमेनिंग वाइंडिंग है वो सब उसको फॉलो करेंगी. तो डॉट का मतलब क्या है कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट पोलैरिटी विल बी सेम. किसी भी इंस्टेंट पे अगर यहाँ पे पोलैरिटी प्लस है तो यहाँ पर भी
प्लस है। ओके, दिस इज द मीनिंग। और करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। ठीक है, अभी मैंने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, ईएमएफ इंड्यूस यहाँ पे है, जैसे ही लोड कनेक्ट मैं यहाँ पे करूंगा तो आपका करंट फ्लो हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट कि जैसे ही आपको कोई वाइंडिंग दी हुई है तो उसमें आप ईएमएफ इंड्यूस की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। क्योंकि ओरिजिनल फ्लक्स आपका फाई है, तो इसको अपोज करने के लिए फ्लक्स एक ऊपर की तरफ जनरेट होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ फ्लक्स जनरेशन के लिए कॉइल में करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इस तरफ। ठीक है, वो राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल दो। तो आपने कहा कि ये यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, तो इतना। हाँ, अभी डॉट कन्वेंशन के बारे में आपको बताते हैं। डॉट बेसिकली, आप ध्यान देना, ट्रांसफॉर्मर में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक डॉट में करंट एंटर कर रहा है तो इट मस्ट लीव द डॉट इन द अनदर वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी साइड में करंट आपका एंटर कर रहा है डॉट के अंदर, तो it must leave, current must leave this dot in the secondary winding to satisfy the Lenz law। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये करंट इसको लीव नहीं करेगा, अगर ये भी करंट इसमें एंटर करेगा तो फ्लक्स आपका एडिटिव हो जाएगा कोर में, जो लेंज लॉ को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो लेंज लॉ सेटिस्फाइड कब होगा, जब आपका प्राइमरी साइड करंट डॉट में एंटर करेगा और सेकेंडरी साइड करंट लीव करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में जो सेकेंडरी साइड करंट है, इट मस्ट लीव द डॉट। ओके, सो इफ करंट लीव और एंटर द डॉट्स, ये मैं जनरल यहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट्स, तो फ्लक्स कैसा होगा, द फ्लक्स विल बी एडिटिव। ठीक है, फ्लक्स विल बी एडिटिव। ओके, तो इसलिए एक में एंटर करेगा तो दूसरे में लीव करना ही पड़ेगा टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ। डॉट के बारे में लिखते हैं कि if only first dot is assigned by you, एक डॉट आपने असाइन किया तो रिमेनिंग डॉट क्या है उसको फॉलो करेंगे, असाइंड बाय यू। ओके, ऑटोमेटिकली remaining remaining dot follow it। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ वाइंडिंग। सेंस ऑफ वाइंडिंग अभी पता चलेगा आपको क्या है, मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट बनाऊंगा, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ वाइंडिंग। ठीक है, तो वाइंडिंग की सेंस देख के आप एक डॉट असाइन करेंगे और जो बाकी डॉट्स हैं, बाकी वाइंडिंग की सेंस को देख के आप अपने आप ऑटोमेटिकली वो फॉलो करेंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ कि सोर्स साइड अगर करंट एंटर करेगा, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। ठीक है, तो इट मस्ट लीव एट द सेकेंडरी साइड, करंट की डायरेक्शन लीव करना चाहिए डॉट को टू सेटिस्फाई द लेंज लॉ। क्योंकि अगर एंटर करेगा दोनों तरफ तो फ्लक्स हो जाएगा एडिटिव, तो एडिटिव फ्लक्स ट्रांसफॉर्मर में नहीं होता। ठीक है, क्योंकि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही आपका ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है। ओके, सो अभी देख लेते हैं यहाँ पे सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे पता लगेगा आपको। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक मल्टी वाइंडिंग कोर, यहाँ पे बना रहा हूँ।
transformer may have more than 2 windings. It is only up to you how many windings you are wrapping. You can see the sense of winding. ओके सो इसमें डॉट अगर आपसे कहा जाए कि आप डॉट इसमें लगाइए, तो डॉट अगर आपने एक यहाँ पे असाइन किया, आप वाइंडिंग की सेंस देख लो यहाँ पे कैसे रैप की हुई है आपने। तो मैंने यहाँ पे एक डॉट असाइन किया, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग वाइंडिंग अपने आप डॉट फॉलो करेंगी। ये देखो सेंस ऑफ वाइंडिंग, इधर यहाँ पे देखो, इसलिए यहाँ लगाया मैंने, तो ये डॉट कहाँ होगा, इसमें यहाँ पर होगा, इसमें कहाँ पर होगा, इसमें यहाँ पर होगा, और इसमें यहाँ पर डॉट होगा। ठीक है, डॉट का मतलब कि एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, और ये भी पॉजिटिव होगी। दिस इज ऑल्सो, दिस इज द मीनिंग ऑफ डॉट। ओके, तो डॉट का क्या मतलब है यहाँ पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट or you can write the dot represents the same instantaneous polarity। ओके, जब थ्री फेज वाइंडिंग में आप थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करते हैं तो डॉट को ध्यान में रखते हुए करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसको पॉजिटिव मान लेते हैं आप डॉट को, तो इससे आपको पता लग जाता है, क्योंकि अदरवाइज आपने वाइंडिंग गलत कनेक्ट कर दी तो आपकी लाइन शट डाउन हो जाएगी या फिर फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी जो मैंने यहाँ पे कनेक्ट की थी आपकी E2 के लिए अगर मैं लिखूँ इक्वेशन कैसे निकालेंगे, E2 के लिए, भाई E2 के लिए भी सेम, E2 इक्वल टू प्लस माइनस डी बाई लैम्डा 2। ठीक है, लैम्डा 2 क्या है, फ्लक्स लिंकेज, लेंज लॉ सेटिस्फाइड है तो प्लस साइन आएगा, पोलरिटी उसके अकॉर्डिंग ही लगाई आपने, इनटू 5। ओके, सो 5 की इक्वेशन आपको पता है, सेम इक्वेशन है 5, क्योंकि सेम फ्लक्स कट कर रहा है सेकेंडरी को भी, सो इट इज इनटू 5m साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये भी आपका सेम आ जाएगा, इक्वल टू इंटू 5m ओमेगा कॉस ओमेगा, ये भी आपका लीड करेगा, और इसको क्या लिखेंगे आप, इंटू 5m ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। Okay, as you can see, this induced EMF E2 is also leading with the flux by 90 डिग्री। तो इसको भी फेजर में बना लेते हैं। ठीक है, इसका RMS वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई √2 करेंगे तो RMS आ जाएगा। दिस इज N2 5m, सॉरी दिस इज 5m ओमेगा डिवाइडेड बाई √2।
ओमेगा को लिख देंगे आप, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, so into phi m omega 2 pi f is the supply frequency, so finally you will get E2 equal to root 2 pi f phi m and 2। तो ये सेम ही है, बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी सेकेंडरी साइड इक्वेशन इज सेम, difference is only number of turns n1 and n2। okay, now draw the phasor diagram। नो लोड पे ही है, आपने बनाया था अभी फेजर डायग्राम। आपने कहा था दिस इज फ्लक्स फाई, प्राइमरी साइड की बात की थी तो आपने कहा था V1 इक्वल टू E1, ठीक है। सेकेंडरी में जो है EMF इंड्यूस V2 इक्वल टू E2, मैंने माना यहाँ पर कि N1 ग्रेटर देन N2। ओके, सो दिस E1 is also greater than E2। okay, because in transformer voltage per turn is same। देखेंगे अभी आगे फेजर डायग्राम। ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन नो लोड, ठीक है। अभी सेकेंडरी पे आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया, इसलिए V2 इक्वल टू E2 एंड V1 इक्वल टू E1। अभी थोड़ा स्टोरी चेंज होगा, लेकिन आप पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि आइडियल होने के लिए क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफॉर्मर आप किसको कह रहे हो, ठीक है। तो दो क्वालिटी इसके अंदर होना चाहिए। एक तो कोर की जो परमेबिलिटी है म्यू, इट शुड हैव इनफाइनाइट परमेबिलिटी। ओके, मीन्स देयर वुड बी a flux without excitation, flux without any exciting current। अभी देखेंगे आगे ये क्या है, सो डोंट वरी, विदाउट एक्साइटिंग करंट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट मेथड। पर यूनिट मेथड में आप ऑब्जर्व करोगे कि आपकी काफ़ी PS विम्ब्रा में जो न्यूमेरिकल्स हैं काफ़ी लंबे दिए हुए हैं, 3-4 पेज के न्यूमेरिकल है, आप उसको विद इन 1 पेज सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट। तो पर यूनिट पे मैं काफ़ी अच्छा फोकस करूंगा यहाँ पर, और पर यूनिट से आप कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट कंडीशन है आइडियल के लिए नो लॉस। ओके, देयर इज नो लॉस एंड परमेबिलिटी इज इनफाइनाइट। ओके, लॉस में आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लॉस होते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कि फ्लक्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस इज लाइक resistance in electric circuit, in magnetic circuit reluctance is there, reluctance, it is like resistance। mmf is like emf in electrical circuit, mmf in magnetic circuit। emf equal to v and mmf equal to ni। okay, so mmf equal to magnetomotive force, this is flux into reluctance। रिलक्टेंस को कैसे लिखते हैं, L अपॉन म्यू है। L यहाँ पे मैग्नेटिक पाथ का इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ। इसके लिए आप थोड़ा मैग्नेटिक सर्किट पढ़ लेना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक पाथ का ही। तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैग्नेटिक सर्किट, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज द परमिएबिलिटी। ओके,
सो इसमें आप पुट करना परमेबिलिटी कितनी आइडियल के लिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपका एमएमएफ आ जाएगा 0। 0 मीन्स एमएमएफ कहाँ से आ रहा है आपका, N1 I नॉट से आ रहा है एमएमएफ इक्वल टू 0। तो I नॉट इक्वल टू 0। इसलिए कहा गया है कि विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट देयर विल बी ए फ्लक्स। ओके, सो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में जब आप फेजर ड्रॉ करोगे देन यू विल ऑब्जर्व देन I नॉट इज नॉट shown in phasor because it is 0. Okay, बट प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में आपको I नॉट मिलेगा पिक्चर में, लेकिन आइडियल के केस में I नॉट 0, और ये आपको नहीं दिखाई देगा फेजर डायग्राम में भी। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे इसमें लोड कनेक्ट। अभी तक हमने प्राइमरी देखी, कनेक्ट की, सेकेंडरी कनेक्ट की, अभी कनेक्ट करते हैं लोड कनेक्टिंग। ओके, तो अब क्या होगा, अब सेकेंडरी साइड में आपकी करंट आएगी I2। ठीक है, तो बना लेते हैं सेम ट्रांसफॉर्मर। ये काफी अच्छे से समझने की चीजें हैं, तो थोड़ा सा टाइम देके आपको समझ आ जाएगा। Once you know the concept, then you can easily solve the numerical. If you don't know the concept, you will be confused. So उसके लिए आपको पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप इसकी स्पीड बढ़ा के थोड़ा सा सुन सकते हैं अगर आप एक काफी फास्ट लर्नर हैं। ठीक है, तो ये है आपका E1 और ये यहाँ पे सोर्स मैंने कनेक्ट किया। ठीक है, V1। AC quantities always represent with the phasor. Okay, because it contains magnitude as well as angle। मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया इसमें लोड, ये है E2। डायरेक्शन अभी मैंने इसकी निकाली थी अभी। ठीक है, एंड दिस इज V2, लोड के अक्रॉस V2 और वाइंडिंग के अक्रॉस E2। ओके, फ्लक्स सेटअप होगा इसमें, डायरेक्शन वही है फ्लक्स का। एक लीकेज फ्लक्स भी होगा, अभी कल पढ़ा था हमने लीकेज फ्लक्स। दोनों वाइंडिंग में होगा लीकेज फ्लक्स, प्राइमरी साइड भी एज वेल एज सेकेंडरी साइड। सो नेक्स्ट, अभी आपने कनेक्ट किया लोड कनेक्ट करेंगे तो देयर विल बी ए secondary current I2, okay, and this is the primary current I1। okay, so इसमें आपको लिखना होता है, हाँ, जैसे ही आपने कनेक्ट किया I2, तो सॉरी, जैसे ही आपने यहाँ पे लोड कनेक्ट किया, लोड कनेक्ट करेंगे तो सेकेंडरी साइड जो फ्लक्स होगा बिकॉज ऑफ I2, इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अभी हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड एंड इट विल अपोज द फाई, और इसको आप कह सकते हैं phi1 बिकॉज ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग phi1। तो इससे जो फिर एक सेकेंडरी से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इट इज phi2, इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं सेकेंडरी साइड, तो ये phi2 phi1 को रिड्यूस करेगा क्योंकि इसके 180 डिग्री अपोजिट में होगा, तो इसको अपोज करेगा phi1 को अपोज करेगा तो E1 भी रिड्यूस होगा। अब आप ये देखिए कि phi2 आया, phi2 ने क्या किया, phi1 को रिड्यूस किया, phi1 रिड्यूस हुआ तो E1 भी रिड्यूस होगा क्योंकि E1 कहाँ से आ रहा है, डी फाई बाई डी टी से, तो E1 भी रिड्यूस होगा। ठीक है, अब जैसे ही E1 रिड्यूस हुआ,
अब E1 को रिड्यूस कौन नहीं होने देगा, ये सप्लाई, ये इसको कम नहीं होने देगी, बिकॉज जो आपकी कोयल है ये कहाँ से कनेक्टेड है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। तो ये इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगी, जैसे ही कम होगा इंक्रीज करेगी तो ये phi1 भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जैसे ही आपका E1 रिड्यूस होगा तो आपकी जो ये करंट है, प्राइमरी करंट, ये भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आया? तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपका लोड चेंज होगा, जैसे ही आप लोड इंक्रीज करोगे तो आपका I2 इंक्रीज होगा, I2 इंक्रीज होगा तो phi2 और ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो जाएगा phi2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो phi1 को उतना ही वीक करेगा, phi1 को वीक करेगा तो E1 आपका उतना ही कम होगा, E1 जितना कम होगा उतनी आपकी I1, ये देखो आप ये सब इंटरलिंक्ड है, I1 आपकी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी समझ आया आपको सेकेंडरी साइड लोड का कनेक्शन, और इसीलिए ये जो प्राइमरी साइड करंट है, जैसे ही आप लोड बढ़ाएंगे तो प्राइमरी साइड करंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी आप ये देखिए V1 आपका सोर्स है, ठीक है। इस सोर्स के लिए आपकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये क्या है, सिंक है, ये इसके लिए सिंक है। लेकिन जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए ये प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स है, ये सोर्स है क्योंकि इसी से फ्लक्स आ रहा है, और प्राइमरी वाइंडिंग के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग सिंक है, ठीक है। लेकिन इस लोड के लिए ये वाली वाइंडिंग सोर्स है, और इस वाइंडिंग के लिए ये लोड सिंक है। समझ आया? तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे ही चेंज हो रहा है तो सोर्स एंड सिंक भी चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखिए प्राइमरी साइड जो कोयल है इसकी वजह से, तो इसके रेफरेंस में आपका ये सोर्स है, ठीक है, और इस सोर्स के रेफरेंस से देखोगे तो ये सिंक है। लेकिन अगर आप सेकेंडरी साइड के रेफरेंस से देखोगे तो ये प्राइमरी वाइंडिंग सोर्स है क्योंकि इसी से प्रोड्यूस हो रहा है इसका ईएमएफ, और अगर आप लोड की साइड से देखोगे तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग सोर्स है इस लोड के लिए। तो जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो रहा है तो चीजें भी चेंज हो जा रही है, सोर्स से सिंक एंड सिंक से सोर्स हो जा रही है। सिमिलरली जैसे कि आपकी मदर है, आपकी मदर आपके फादर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाइफ है, लेकिन आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी मदर है, ठीक है। तो दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये काफी काम आने वाली है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस थ्योरी इंडक्शन मोटर में, ठीक है। तो वहीं पे टू टाइप्स के आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, एक रोटर साइड और एक स्टेटर साइड। इसको आप वहीं पे देखेंगे इस थ्योरी को, तो ये वहाँ पे काफी अच्छी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन, एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मर क्या है, एक कांस्टेंट फ्लक्स मशीन है। तो इसमें कांस्टेंट फ्लक्स कैसे रहेगा फिर ये भी मैं बता देता हूँ आपको कि कांस्टेंट फ्लक्स मशीन इसको क्यों कहा गया है, कैसे इसमें रहेगा कांस्टेंट। एक्चुअली ये जो आपका डिफरेंस है ना, phi1 माइनस phi2, ये कांस्टेंट रहेगा, इट विल बी phi नॉट, ये रहेगा आपका कांस्टेंट। आप कितना ही लोड चेंज कर लो, लेकिन जो कोर में फ्लक्स है phi नॉट, ये कांस्टेंट रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। तो ये किस चीज पे डिपेंड करता है वो भी आपको आगे बताएंगे कि कांस्टेंट जो फ्लक्स है किस चीज पे डिपेंड करता है, बिकॉज यू आर फीडिंग योर प्राइमरी वाइंडिंग विद द सप्लाई ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, इस सप्लाई की वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो कोर में आपका फ्लक्स भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। वट एवर मे बी द लोड, वेदर द ट्रांसफॉर्मर इज ऑन नो लोड
or it is on full load, but the core flux phi naught, it will be constant because transformer is a constant flux machine. Always keep in mind. Okay. So MMF balance equation, प्राइमरी साइड MMF क्या है आपका N1 I1 माइनस N2 I2, माइनस क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे करंट डॉट में एंटर कर रहा है, तो एंटर वाले को मैंने पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव MF, और यहाँ पे सेकेंडरी साइड में जो करंट है डॉट को लीव कर रहा है, इट शुड बी 0. ओके. सो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आने वाला है I1 इक्वल टू N2 I2 बाई N1. ठीक है. ओके. नेक्स्ट बात करते हैं टर्न्स रेशो की. टर्न रेशो, तो टर्न रेशो को थोड़ा सा आसान कर दिया है समझने के लिए. IEEE स्टैंडर्ड में आप टर्न रेशो की डेफिनेशन चेक करना एक बार. तो ये डेफिनेशन है एक्चुअली टर्न रेशो इक्वल टू NHV बाई NLV. पहले कंफ्यूज रहते थे कि टर्न रेशो ए से ग्रेटर है या छोटा है, सब क्या करें, किसको डिवाइड करें, प्राइमरी टू सेकेंडरी लें, सेकेंडरी टू प्राइमरी लें. उन्होंने उसको सबको सॉल्व कर दिया. उन्होंने कहा सिंपल कि A इक्वल टू NHV बाई NLV एंड ऑलवेज A इज ग्रेटर देन 1. ओके. तो अगर अभी जो हमने ट्रांसफॉर्मर लिया इसमें N1 ग्रेटर देन N2 है, ठीक है, तो अभी मैंने लिखा था कि यहाँ पे रिलेशन I1 इक्वल टू फेजर क्वांटिटी, ऑलवेज कीप इन माइंड AC quantities are phasor quantity. ओके. सो N1 ग्रेटर देन N2, तो यहाँ पे टर्न्स रेशो क्या होगा N1 बाई N2. ओके. तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो I2 डिवाइड बाई N1 बाई N2, और इसी को क्या लिखेंगे I2 बाई A. ठीक है. तो अगर इसको सेकेंडरी साइड करंट जो है अपनी I2, इसको A से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी प्राइमरी करंट की. तो इसी को हम लिख देते हैं I2 डैश. इसको क्या लिख देते हैं I2 डैश. ठीक है. एंड I2 डैश इक्वल टू I2 बाई A. काफी इजी है. क्योंकि प्राइमरी साइड पे वोल्टेज हाई है तो करंट लो होगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपकी लो है तो करंट हाई होगा. ठीक है. तो अगर आप ट्रांसफर करते हैं सेकेंडरी करंट को प्राइमरी साइड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी I2 बाई A. डिवाइड करेंगे तो कम हो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट फेजर ड्रॉ कर लेते हैं लोड कंडीशन पर. फेजर, क्योंकि फेजर में अभी हमने ड्रॉ किया है सिर्फ ऑन नो लोड पर. वोल्टेज अभी मैंने यहाँ पे प्लॉट की है आपकी, दिस इज फ्लक्स. ओके. तो यहीं पे मैंने कहा था V1 इक्वल टू E1 होगा. यहीं पे मैंने कहा था आपका V2 इक्वल टू E2 होगा. ये ऑलवेज रिमेंबर फेजर क्वांटिटी. V2 क्यों कम है बताइए, V2 क्यों कम है, बिकॉज N1 ग्रेटर देन N2, इसलिए V2 कम है. ये I2 कहाँ पर होगा, I2 क्या है, मैंने यहाँ पे लिया है एक्चुअली लैगिंग लोड. मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज लैगिंग लोड. ओके. सो लैगिंग लोड के लिए आपकी करंट क्या होगी, लैग करेगी किससे, V2 से. लैग करेगी कुछ एंगल से. तो ये है आपकी I2 करंट. और अगर ड्रॉ करना है I1 करंट, तो I1
I2 करंट ज़्यादा है कंपेयर टू I1, क्योंकि सेकेंडरी साइड आपकी वोल्टेज कम है तो करंट ज़्यादा होगी, तो I1 आपकी यहाँ पर है, I1 कम है प्राइमरी साइड, और यही है आपकी I2 डैश, I1 क्या है आपकी I2 डैश बाई A, ओके। और यही एंगल है आपका phi2 V2 एंड I2 के बीच में phi2, और V1 और I1 के बीच में क्या है आपका phi1, ठीक है। सो ये है आपका फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड, ओके। सो नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे। आपने सुना होगा एपरेंट पावर जब आप लिखते हो एसी में, S इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट। यहाँ पर V एंड I RMS क्वांटिटी है, तो आप लिखते हैं S इक्वल टू वी आई कॉन्जुगेट, ओके। तो ये वी आई कॉन्जुगेट आप क्यों लिखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन। वी आई कॉन्जुगेट को आप लिखते हैं P प्लस जे क्यू, ठीक है। और तो ये क्यों लिखते हैं अभी चेक कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कुछ वोल्टेज दिया हुआ है, दिस इज V सम अल्फा एंगल पर, एंड करंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है सम बीटा एंगल पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं फेजर में, दिस इज योर रेफरेंस 0, तो V कहाँ पे होगा, और आप सपोज करिए कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ओके। तो आप अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं V सम अल्फा एंगल पर, और यहीं पे आपका बीटा है कुछ I सम बीटा एंगल पर। तो जब आप पावर लिखेंगे, तो पावर लिखेंगे तो आप किस किस के बीच लेते हैं एंगल, वोल्टेज एंड करंट के। तो पावर फैक्टर एंगल फाई, इसको आप कैसे लिखेंगे, इट विल बी अल्फा माइनस बीटा। ये एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा आता है यहाँ पे फेजर में। लेकिन जब आप, अगर आपको दिया है वी अल्फा आई बीटा, और अगर आपसे कहा जाए कि डायरेक्ट अपरेंट पावर लिखिए, तो आप लिखेंगे वी इंटू आई। अगर कॉन्जुगेट नहीं करते तो ये होगा वी आई अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जबकि फाई क्या है आपका, इट इज अल्फा माइनस बीटा। तो ये मैथमेटिकली थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है कि अगर आप डायरेक्ट अपरेंट पावर लिख रहे हो तो आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा, वी आई अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर आप फेजर यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं कि फाई क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा लैगिंग लोड के लिए, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा फॉर लैगिंग। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दूर करने के लिए आप क्या कर लगा देते हैं, आप लगा देते हैं यहाँ पे कॉन्जुगेट, ठीक है, आई कॉन्जुगेट। तो जैसे ही आपने आई कॉन्जुगेट किया तो आपकी क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन सॉल्व हो जाएगा। वी आई अल्फा और बीटा को कर दो कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वी आई अल्फा माइनस बीटा, और इसी को आप लिख सकते हो वी आई एंगल पावर फैक्टर एंगल फाई, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वी आई कॉन्जुगेट करते हैं। फिजिकली कोई मीनिंग नहीं, एक्चुअली बेसिकली मैथमेटिकल मीनिंग है, ओके। सो इसको, ये पोलर फॉर्म में है वी आई एंगल फाई, इसको आप लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, वी आई कॉस फाई प्लस जे वी आई साइन फाई। और आपको पता है कि पावर ट्रायंगल से इसको लिख सकते हैं आप, वी आई कॉस फाई है पावर, एक्टिव पावर,
plus J reactive power and this is your apparent power. ठीक है, so S equal to P plus JQ. S equal to P plus JQ or you can say VI conjugate. ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको अपरेंट पावर के लिए. पावर ट्रायंगल है आपका, ये है आपका पावर ट्रायंगल. ये बेसिकली P है और ये Q है. ठीक है, एंड दिस इज S इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ठीक है, ये पावर ट्रायंगल है आपका. नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज पर टर्न सेम होता है, तो यहीं से एक छोटा सा रिलेशन निकाल लेते हैं. V1 by V2 इक्वल टू E1 by E2 इक्वल टू N1 by N2 और I2 by I1 or you can say I2 conjugate by I1 conjugate. ठीक है, और V1 I1 conjugate, इसमें अगर आप I1 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और अगर आप इसको और इस टर्म को और सेकंड ये लास्ट टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा V1 I1 conjugate इक्वल टू V2 I2 conjugate. ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो S1 apparent power इक्वल टू S2. वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप. तो apparent पावर आपकी प्राइमरी साइड से जो गई आइडियल में, वही आपको मिलेगी सेकेंडरी साइड. ये ध्यान देना मैंने किसके लिए किया है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए. प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा. दिस इज फॉर आइडियल वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर. इसमें आपका लॉसेस भी होगा और परमेबिलिटी आपकी कोर की इनफाइनाइट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है. प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे. तो ये मैंने बनाया यहाँ पर डायग्राम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए. सेम है, थोड़ा कंपोनेंट्स ऐड करने हैं इसमें को. ये फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है आपका. ठीक है, प्राइमरी पे जाएगा आपका I1 करंट. बताया ना इसमें प्राइमरी साइड अगर डॉट में एंटर कर रहा है तो सेकेंडरी साइड इट मस्ट लीव. I2 करंट लीव करेगा. ठीक है, हाँ, ये आपका म्यूचुअल फ्लक्स है जो कोर में फ्लक्स और जो फ्लो हो रहा है आपका म्यूचुअल फ्लक्स. एंड म्यूचुअल फ्लक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पावर ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. अच्छा, एक और फ्लक्स है आपका लीकेज फ्लक्स, जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में. लीकेज फ्लक्स ये कुछ नहीं है, ये सिंपल वोल्टेज ड्रॉप है सिमिलर इन चॉक कॉइल. तो ये है आपका phi L1 लीकेज फ्लक्स. सेकेंडरी में भी होगा सेम phi L2. ठीक है, ये है इसका डायरेक्शन phi L2. ओके, नेक्स्ट आप लिख लो इसके थोड़ा कंपोनेंट कि I नोट क्या है. I नोट इज एक्साइटिंग करंट
और नो लोड करंट, एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट। मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर अगर लोड कनेक्टेड नहीं है तब भी प्राइमरी से कुछ करंट ड्रॉ होगा। ठीक है, वो करंट क्या करेगा अभी देखेंगे। इज एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट, और उसी को आप कह रहे हो कि जब सेकेंडरी पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो प्राइमरी में जो फ्लक्स सॉरी करंट फ्लो हो रहा है उसी को आपने कहा नो लोड करंट। ठीक है, एक कंपोनेंट आएगा आपका RC, ये क्या है, ये है आपका कोर लॉस कंपोनेंट। दिस इज कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। तो समझ आया, ये जो आपका नो लोड करंट है कहाँ कहाँ पे खर्च होगा। ये जाएगा, एक तो खर्च होगा कोर लॉस में, और कोर लॉस कंपोनेंट क्या है, लॉस बेसिकली रजिस्टर से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, कोर में जो लॉस होगा आपका। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव कंपोनेंट, इट इज XI, ये है मैग्नेटाइजिंग। अभी आइडियल में हमने कहा था ना कि फ्लक्स होगा विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। तो ये जो आपका नो लोड करंट है दो जगह खर्च होगा, एक तो कोर लॉस में और दूसरा कोर को मैग्नेटाइज करने में, या फिर एक फ्लक्स सेटअप करने में। नो लोड पे जो फ्लक्स सेटअप होगा फाई नॉट, उसको सेटअप करने में भी आपका कुछ करंट खर्च होगा, और उसी कंपोनेंट को आपने क्या कहा, X5। ठीक है, तो इसको अभी फेजर पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये कंपोनेंट जो हमने अभी बनाए यहाँ पे फेजर में इसको ड्रॉ करके देखते हैं कहाँ पर ये एग्जिस्ट करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो फेजर आपने भी बनाया था आइडियल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए भी थोड़ा देख लो। ये फ्लक्स है आपका सेम, ओके। ये आपका जो E1 है ये लैग करेगा 90 डिग्री। ठीक है, बनाया था अभी हमने कंपोनेंट। E2 छोटा है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड कम है, क्यों, क्योंकि हमने लिया नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी साइड कम लिए कंपेयर टू N2। हाँ, अभी हमने I2 भी ड्रॉ किया था। I2 अगर हम बात करें कहाँ पे था, समथिंग अगर लोड फ्लो होगा, सॉरी लोड कनेक्टेड है तो I2 यहाँ पर था, लैगिंग था कुछ E2 से, और I0 का मैग्नीट्यूड काफी कम है। लेकिन उससे पहले आप ये इक्वेशन यहाँ पे लिख लो कि जो आपका I1 है, दिस इज I1 इक्वल टू फेजर सम ऑफ I0 नो लोड करंट प्लस I2। क्योंकि ये जो प्राइमरी से करंट ड्रॉ किया I1, ये कहाँ पे गया, अभी जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे ट्रांसफार्मर का तब आपको और क्लियर हो जाएगा, अभी घबराना नहीं है आपको। I1 इक्वल टू I0 प्लस I2। तो ये जो करंट ड्रॉ हुआ प्राइमरी साइड, ये कहाँ पे गया, एक तो आपका गया एक्साइटिंग करंट में और नो लोड करंट प्लस I2 लोड करंट में। तो I2 आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, I1 कहाँ पर होगा आपका, I1 मैंने बताया यहीं पर कहीं होगा, छोटा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, और ये क्या है I2 डैश। ठीक है, पिछले वाले में शायद कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, पिछले वाले फेजर में चेक कर लेना आप। हाँ, I1 इक्वल टू I2 डैश था ना, ये I2 डैश लिखो या फिर आप I2 बाई ए लिखो, दोनों नहीं लिखेंगे, इसको ठीक कर लो थोड़ा सा, इसको लिख दो आप इसको ठीक कर लेना आप, इसको आप लिखेंगे I2 बाई ए।
ये नहीं है यहाँ पर, I2 बाई ए, ठीक है, इसको ठीक कर लेना। हाँ, तो I1 क्या है आपका, I2 डैश, और I2 डैश को आप लिख सकते हो I2 बाई ए भी लिख सकते हो आप। तो I1 ड्रॉ हो गया। हाँ, अगर बात करें I0 की, तो I0 है आपका 2 to 3% और फुल लोड करंट, ये है आपका I0, ठीक है। और इसी के है दो कंपोनेंट, वो भी ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अभी आपको करना है फेजर सम I0 प्लस I2, तो आपको मिलेगा I1, ठीक है। तो I1 क्या है, इसके पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक करंट, ठीक है, और इसके पैरेलल में ड्रॉ करेंगे I2 के पैरेलल में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये होगा आपका I1, ये क्या होगा I1, ठीक है। तो I1 है आपका I0 प्लस I2 डैश, I0 मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, I2 ये ड्रॉ किया, दिस इज I2 बाई ए, क्योंकि ये क्या है आपका I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, डैश मतलब प्राइमरी साइड आपने इसको ट्रांसफर किया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे I2 डैश यहाँ पे प्लॉट किया। तो I1 क्या होगा आपका, सिंपल I0 प्लस I2 डैश। इसे भी आप थोड़ा सा करेक्ट कर लो यहाँ पर। ये समझ आया आपको, I2 यहाँ पे मैंने प्लॉट किया, ये है कुछ एंगल φ2 पर फ्रॉम E2, I2 डैश क्या होगा आपका I2 बाई ए, तो ये है I2 बाई ए, मैग्नीट्यूड कम है, ओके। और I0 आपने ड्रॉ कर लिया, अब इन दोनों का फेजर सम होगा I1, I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 डैश, I2 डैश और I2 बाई ए, क्योंकि ये ट्रांसफर किया आपने प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड करंट को, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं अभी आपको आगे कराने वाला हूँ करंट सर्किट डायग्राम वगैरह। अच्छा, ये जो मैंने अभी लीकेज रिएक्टेंस बताई थी आपको कि सॉरी ये लीकेज फ्लक्स है, इस लीकेज फ्लक्स की वजह से होगी लीकेज रिएक्टेंस, और उस लीकेज रिएक्टेंस की वजह से होगा लीकेज रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट विल बी EL1 इक्वल टू जे, क्या होगा एक V इक्वल टू IR, R क्या है यहाँ पे XL1, जे I1 प्राइमरी की वजह से एंड X1। जो लीकेज फ्लक्स है आपका φL1, उसकी वजह से जो रिएक्टेंस है लीकेज रिएक्टेंस प्राइमरी साइड क्या है आपकी X1, तो इसी में जो लीकेज रिएक्टिव ड्रॉप होगा EL1, अगर इसको यहाँ पे ड्रॉप इसको प्लॉट करें फेजर में, तो ये कहाँ पे होगा, I1 आपका ये है, इसी के 90 डिग्री लीडिंग पे क्या होगा EL1 होगा, EL1 इक्वल टू, बिकॉज EL1 इक्वल टू जे I1 X1, तो जे I1 X1 कहाँ पर होगा, I1 ये है, तो जे I1 X1 होगा इसके 90 डिग्री लीड करेगा इससे, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होगा इसका, ये तो 90 से ज़्यादा चला गया। ये है आपका
यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। ये है EL1, मैग्नीट्यूड कम है इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा सा इसका मैग्नीट्यूड रखा। EL2 भी सेम होगा आपका, जो सेकेंडरी साइड है आपकी EL2, जो लीकेज रिएक्टेंस है, सेकेंडरी साइड भी है ना आपकी φL1, जो आपका लीकेज फ्लक्स है φL2, तो ये भी आपका जो I2 है इससे 90 डिग्री, ये 90 से फिर ज़्यादा हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ये 90 डिग्री है आपका, हाँ। तो ये EL2 90 डिग्री लीड करेगा I2 के साथ, EL1 90 डिग्री लीड करेगा I1 के साथ। तो ये लीकेज वोल्टेज ड्रॉप जो यहाँ पे है, ये मैंने यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी का मेंशन किया हुआ है। और आप अपने ध्यान में रखना, जो आई नॉट है इसका मैग्नीट्यूड मैंने कम रखा बिकॉज इट इज 2 to 3% ऑफ फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। अभी आपको न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या है फुल लोड करंट, ठीक है। और आई नॉट के मैंने आपको बताया देर आर टू कंपोनेंट्स, RC एंड X5। तो RC में जो करंट जाएगा IC, ये कहाँ पर होगा आपका, ये होगा यहाँ पर IC, ये वाला कंपोनेंट है जो y एक्सिस पर है, और x एक्सिस पे जो इसका कंपोनेंट है आई नॉट का, दिस इज I5, ये वाला I5 और ये वाला IC। तो ये आई नॉट जो y एक्सिस के साथ जो बनाता है एंगल, इसको बोलते हैं हम नो लोड एंगल, ठीक है। इसको फाई नॉट से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, फाई नॉट, ठीक है। और ये जो आई नॉट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस एंगल, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस एंगल, दिस इज 90 माइनस फाई नॉट, ओके। तो नेक्स्ट अभी देख लेते हैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। तो मैंने यहाँ पे लिखा EL2 क्या है आपका, सेकेंडरी लीकेज फ्लक्स वोल्टेज, EL1 प्राइमरी लीकेज फ्लक्स वोल्टेज, φL2 क्या है आपका, लीकेज फ्लक्स है सेकेंडरी साइड कॉइल में, और X2 क्या है आपका, लीकेज रिएक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और इसी रिएक्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा EL2, ठीक है। अभी बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ट्रांसफार्मर का। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, कॉइल, प्राइमरी साइड बनाते हैं अभी कॉइल, कॉइल है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा R1, कॉइल का रेजिस्टेंस, और इसी रेजिस्टेंस की वजह से कॉइल में लॉस होगा I² R लॉस, और उसी को आप कहते हो कॉपर लॉस। अभी मैंने बताया लीकेज फ्लक्स प्राइमरी में है, उसी लीकेज फ्लक्स की वजह से इसमें आई आपकी लीकेज रिएक्टेंस, इसको मैंने लिखा X1, और उसके बाद आपकी बचती है कॉइल, कॉइल के दोनों कंपोनेंट मैंने बाहर निकाल लिए, कॉइल का रेजिस्टेंस एंड कॉइल की लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया कॉइल को, और यहीं पे EMF इंड्यूस्ड हुआ E1, यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, ये है आपकी कोर, ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है। अभी मैं सेकेंडरी साइड मूव कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी साइड क्या है आपकी, कॉइल, ओके। सेकेंडरी साइड भी होगा आपका कॉइल का रेजिस्टेंस, जिसमें होगा आपका कॉपर लॉस रेजिस्टेंस R2,
और सेकेंडरी में भी है आपकी लीकेज रिएक्टेंस, तो इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे JX2। आफ्टर दैट आप करेंगे लोड कनेक्ट यहाँ पर, और अक्रॉस द लोड वोल्टेज विल बी V2। अभी मैं ये सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ बेसिकली ट्रांसफॉर्मर रिप्रेजेंटेशन, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद बनाएंगे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में आपका बेसिकली हम ट्रांसफर करेंगे या तो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी साइड। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाते हैं बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का एनालिसिस करने के लिए। ओके, सो इसमें आपकी करंट I1 जाएगी प्राइमरी से, सेकेंडरी में जाएगी I2। ओके, अभी मैंने इसमें जो संट ब्रांच है वो इसमें ऐड नहीं की। संट ब्रांच मीन्स जो I0 के जो दो कंपोनेंट है IC एंड I5 वो मैंने भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं की। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर की कॉइल है, ये प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इसमें मैं अभी लगाने वाला हूँ KVL इक्वेशन प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। इसमें लगाऊंगा मैं यहाँ पे KVL, तो मुझे क्या मिलेगा, V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 JX1 प्लस E1। इसमें भी लगाऊंगा KVL तो मुझे कुछ मिलेगा KVL इक्वेशन। ठीक है, अभी लगा के देखते हैं। अभी लिखते हैं KVL इक्वेशन। लिखिए आप, प्राइमरी साइड लिखेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस JX1 प्लस E1। ठीक है, सेकेंडरी साइड अगर आप लिखेंगे तो E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस JX2 प्लस V2। ठीक है, और आपको पता है कि I1 इक्वल टू I0 प्लस I2 बाई A, और इसी को लिखते हैं I2 डैश। ये कब लिखते हैं, जब रेफर्ड टू प्राइमरी साइड हो। अभी देख लेंगे, आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बनाना चाहता हूँ, फेजर डायग्राम। अभी हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बनाया, इक्वेशंस लिखी, तो ये मैं कंप्लीट फेजर डायग्राम यहाँ पर बनाना चाहता हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लैगिंग लोड के लिए, और फेजर डायग्राम बनाने से पहले मैं यहाँ पे मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरा ट्रांसफार्मर का N1 ग्रेटर देन N2 है एंड ट्रांसफार्मर इज फीडिंग ए लैगिंग लोड। ओके, मीन्स I2 is lagging the V2। यहाँ पे थोड़ी सी assumptions में ले लेता हूँ। θ2 यहाँ पे लिया मैंने इम्पीडेंस एंगल ऑफ सेकेंडरी कॉइल, इम्पीडेंस एंगल। ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये Z2 की अगर बात करें, इम्पीडेंस R2 प्लस JX2 होगा सेकेंडरी कॉइल का। तो θ2 आप कैसे निकालेंगे, इट विल बी tan इनवर्स X2 बाई R2। ये सीरीज में ये होता है रिलेशनशिप, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल में है तो ये रिवर्स हो जाता है। अभी बनाते हैं फेजर डायग्राम।
इधर बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं अच्छा सा। रेफरेंस में क्या ले रहा हूं यहाँ पे, सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाने के लिए रेफरेंस में ले रहा हूं यहाँ पे V2। V2 को क्या लिया मैंने, रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ V2 मेरा है रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, V2 कैसे ड्रॉ करेंगे इससे आगे, अगर आपको ड्रॉ करना है E2, तो E2 है आपका, E2 के लिए इक्वेशन क्या है, V2 प्लस I2 R2 प्लस J X2। तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा I2 R2 प्लस I2 J X2। तो ये ड्रॉ करने के लिए I2 पहले आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। I2 आपको पता है V2 से 90 नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या कर रहा है, लैगिंग है। तो लैगिंग में यहाँ पे करंट I2, it is lagging with V2 at some angle phi 2। ओके, तो I2 आ गया आपके पास। अभी आपको ड्रॉ करना है I2 R2 प्लस J X2 I2। तो I2 R2 कहाँ पर होगा, ये I2 है, तो V2 प्लस इसी के सेम इसमें आप I2 R2 ड्रॉ कर लो यहाँ पर, इसी के पैरेलल होगा I2 R2। ठीक है, और जो होगा J I2 X2 क्या होगा, इसके 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करेगा J I2 X2। तो ये 90 डिग्री यहाँ पर लीड करेगा, ये है J I2 X2। ओके, और तो अभी हमने ड्रॉ कर लिया V2 I2 R2 प्लस J I2 X2। इसका जो फेजर है ये क्या है आपका, ऊपर चला गया थोड़ा, इसका जो फेजर सम है ये क्या है आपका, ये फेजर सम क्या है आपका बताइए। ये बन गया आपका E2, E2 इक्वल टू I2 R2 प्लस J2 प्लस V2, ये बन गया आपका E2। दिस इज E2। और ये क्या बना आपका, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये है आपका सेकेंडरी साइड इम्पीडेंस ट्रायंगल सेकेंडरी कॉइल का, और इसी को मैंने कहा था θ2। ये एंगल क्या है आपका, θ2। ओके, और ये वाली आपकी ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी आपकी I2 Z2। दिस विल बी I2 Z2। ओके, अभी ये आपका कंप्लीट हो चुका। अभी बात करते हैं, ये सेकेंडरी साइड आपका केवीएल इक्वेशन का बना लिया आपने, प्राइमरी साइड का कैसे बनाएंगे आप। प्राइमरी साइड के लिए आपको पहले ड्रॉ करना पड़ेगा I1, I2 आपके पास है, तो I2 का थोड़ा सा एक कंपोनेंट ये क्या होगा I2 बाई ए, और I2 बाई ए, और आपको I नोट भी ड्रॉ करना है। I नोट बेसिकली जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा सा है, बट ये हाईली लैगिंग है। दिस इज हाईली लैगिंग I नोट, क्योंकि आपकी जो इसके कंपोनेंट है मैग्नेटाइजिंग, पूरा इसका आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च हो रहा है, मैग्नेटाइजेशन में। तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि दिस इज हाईली लैगिंग, मतलब कि इसका एंगल आई नोट का अप्रोक्सीमेट 90 के आसपास रहा होगा, 80 83। तो ये आपकी यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ आई नोट। ठीक है, तो अभी आपको ड्रॉ करना है I1। ये थोड़ा सा और लैगिंग होगा आपका आई नोट।
तो I1 क्या है आपका, बेसिकली यहाँ पे इसके आई नोट के पैरेलल यहाँ पे आप ड्रॉ करिए और इधर ये पैरेललोग्राम आप ड्रॉ करिए, तो आपको मिलेगा ये I1। इसको अच्छे से करते हैं। I1 आपने यहाँ पे ड्रॉ किया। अभी आपको क्या करना है, V1 ड्रॉ करना है। V1 क्या है आपका, V1 इक्वल टू E1 प्लस ये है ना, V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 R1 प्लस J X1। तो ड्रॉ करते हैं। I1 आपने ड्रॉ किया यहाँ पर, थोड़ा स्ट्रेट नहीं होगा खींचा, ये I1 है। तो E2 यहाँ पर है। E1 आपको पता ही है, E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज N1 इज ग्रेटर। तो E1 आपका थोड़ा सा इधर होगा यहाँ पर कहीं E1। ओके, अभी आपको ड्रॉ करना है I1 R1। तो I1 आपकी इधर है, I1 R1 इसी के 90 डिग्री लीड करेगी JI1 X1। ऊपर की तरफ तो सही खींच रही है लाइन, पर नीचे की तरफ तिरछी हो जा रही है। सो अभी आपको मिला E1 I1 R1 JI1 X1। तो इसका E1 प्लस I1 R1 प्लस JI1 X1 क्या बन जाएगा आपका V1। तो V1 के लिए ये है, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, भी तिरछी हो गई, इसको ठीक करते हैं। ठीक है, ये है V1। तो ये है सिंपल θ1 इम्पीडेंस एंगल ऑफ प्राइमरी साइड, प्राइमरी कॉइल, और ये है I1 Z1। ओके, तो φ2 आपका क्लियर है। I1 एंड V1 के बीच जो आपका एंगल है दैट इज φ1। I1 एंड V1 के बीच जो एंगल है φ1। ठीक है, तो ये लैगिंग पे आपका फेजर बना एट लैगिंग लोड। इसमें सारे कंपोनेंट हमने कवर किए। सेकेंडरी V2 को हमने रेफरेंस लिया, सेकेंडरी वोल्टेज लोड वोल्टेज V2। उसके बाद हमने I2 ड्रॉ किया लैगिंग पे सम φ2। ओके, तो उसके बाद हमने I2 R2 ड्रॉ किया, फिर JI2 X2 और इसका सम लिया तो E2 बना लिया। E2 के बाद हमने I1 को ड्रॉ किया। I1 को कैसे किया, I2 ये है I2 बाई A दिस वन, और ये है I नोट। तो इन दोनों का जो फेजर लिया, तो यहाँ पे लिख भी लो आप, I1 क्या है, I नोट प्लस I2 बाई A। ओके, तो इसको ड्रॉ किया। आफ्टर दैट आपको पता है E2 है, तो E1 भी इसी डायरेक्शन में थोड़ा आगे होगा, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए E1 की लंबाई ज़्यादा है, E2 कम है थोड़ा। तो E1 के बाद फिर I1 R1 JI1 X1 आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, आफ्टर दैट V1। ओके, तो ये हो गया फाइनल आपका। अभी क्या करते हैं, अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसी तरह आप बना लेना, फेजर लीडिंग के लिए बन जाएगा। फिर ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम क्या है, ये देखते हैं। तो इसके बारे में अगर आप लिखना चाहोगे तो वीडियो से कॉपी करके आप लिख लेना, क्योंकि मैं इधर लिखूंगा नहीं। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मीन्स सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिवाइस which help of standard with the help of standard active and passive elements means RLC and your voltage
elements that can use to analyze and predict the performance of the device. ओके मैंने बताया ना एनालिसिस के लिए आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे. ओके और आप ये बात अपने ध्यान में रखना कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, एक लैगिंग फिनोमिना है. ओके तो आई नॉट काफी लैगिंग है, इसलिए मैंने उसको 90 डिग्री से थोड़ा कम रखा, 80 83 देखेंगे अभी आगे. तो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ रेफर्ड टू प्राइमरी साइड. रेफर्ड टू प्राइमरी साइड, जो सेकेंडरी साइड जो भी आपकी कंपोनेंट है उसको रेफर करेंगे प्राइमरी साइड. ठीक है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं. केवीएल इक्वेशन E2 क्या है आपकी, V2 प्लस जे I2 X2 प्लस I2 R2. इस इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करिए a से, तो ये बन गया आपका a E2 a V2 प्लस जे a I2 X2 प्लस a I2 R2. ओके सो E1 बाई E2 इक्वल टू क्या था, N1 बाई N2. N1 बाई N2 क्या है आपका, A है, तो E1 इक्वल टू A E2. ओके तो A E2 को आप क्या लिख देंगे, A E2 को आप लिख सकते हो E1 और E2 डैश, मतलब E2 डैश मीन्स ये हो जाएगा रेफर्ड टू प्राइम. सिमिलरली A V2 को आप क्या लिख देंगे, V2 डैश प्लस, इसमें आप क्या करेंगे, इस टर्म में आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे a से, तो ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर और नीचे हो जाएगा a. तो ये कुछ आपका बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर जे I2 X2 बाई a प्लस a स्क्वायर I2 R2 बाई a. ठीक है, तो R2 डैश क्या होगा आपका, a स्क्वायर R2 रेफर्ड टू प्राइमरी साइड. तो फाइनली आप लिख सकते हो E2 डैश इक्वल टू V2 डैश प्लस I2 डैश and R2 डैश प्लस J I2 डैश X2 डैश. ओके तो ये जो है आपकी इक्वेशन जो आई है रेफर्ड टू प्राइमरी, ये कंपोनेंट्स आपने क्या कर दिए हैं, रेफर्ड कर दिए हैं प्राइमरी साइड. अभी ड्रॉ करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, क्या बनेगा आपका. ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ पे I2 बाई ए को मैंने क्या लिखा, I2 डैश, I2 बाई ए को क्या लिखा, I2 डैश, और a स्क्वायर X2 को क्या लिखा, X2 डैश, एंड a स्क्वायर R2 यहाँ पे लिख लो आप X2 डैश क्या बना, a स्क्वायर X2. तो जैसे ही आप रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस को ट्रांसफर करेंगे तो आपको टर्न्स रेशो के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, क्योंकि जब आप रेफर करेंगे प्राइमरी साइड तो आपको मल्टीप्लाई करना है ए स्क्वायर से, और जब आप रेफर करेंगे सेकेंडरी साइड तो डिवाइड करना है ए स्क्वायर से. सिमिलरली करंट को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड करेंगे ए से, और वोल्टेज को करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ए से. तो ये सब बातें आप अपने जहन में रखना. अब बनाते हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम. ये बनाया हुआ है आपने कि R1 है प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस बिकॉज ऑफ लीकेज फ्लक्स. ओके ये प्राइमरी साइड है ऑलरेडी.
उसके बाद आती है आपकी शंट ब्रांच, जिसमें है आपके दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली किसके लिए, कोर लॉस कंपोनेंट के लिए, कोर लॉस, दिस इज आरसी। और एक और इसका कंपोनेंट है, इसको बताएंगे अभी ऐसे, इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज में इधर ऊपर कनेक्ट क्यों नहीं किया। तो इसमें जो करंट जा रहा है दैट इज IC, जो हमने फेजर डायग्राम में ड्रॉ किया था, एंड दिस इज I5, ठीक है। और ये जो करंट ड्रॉ कर रहा है प्राइमरी से, दिस इज I1 करंट एंड दिस इज V1 वोल्टेज, ओके। तो ये आपकी मैग्नेटाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है RC, एंड दिस इज JX5, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन इज ए लैगिंग फिनोमिना, इसलिए यहाँ पे JX5 लिया मैंने। हाँ, ये जो ट्रांसफर किया अपने कंपोनेंट रजिस्टर, इसको आपने कहा R2 डैश, और R2 डैश आपको पता ही क्या है इसकी वैल्यू, A स्क्वायर R2 X2 डैश, और ये करंट जो आपने ट्रांसफर किया दिस इज I2 डैश, ओके। यही है आपकी I2 डैश, तो ये आपने ट्रांसफर कर लिया, दिस इज V2 डैश, ओके। और यहीं पर है आपका, यहाँ पर क्या है, E1 इक्वल टू E2 डैश, ओके, दिस इज E1 इक्वल टू E2 डैश। तो ये जो शंट ब्रांच है बेसिकली, इसको आप इधर ऊपर नहीं कनेक्ट कर रहे, बिकॉज जो आपका करंट है IC एंड I5, इनका वैल्यू डिफरेंट है, तो इसलिए आपने यहाँ पे कनेक्ट किया इसको शंट में इधर, तो इसमें डिफरेंट ये करंट ड्रॉ करेगा। ये टोटल कितना करंट ड्रॉ करेगा ये शंट ब्रांच, I0, नो लोड करंट, कि अगर सेकेंडरी पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तब भी ये I0 करंट लेगा, और ये कहाँ जाएगा, कोर लॉस में जाएगा और मैग्नेटाइजेशन में, मतलब कोर में फ्लक्स सेटअप करेगा, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इसमें आप लिख सकते हैं R2 डैश क्या है आपका, A स्क्वायर R2 है, X2 डैश क्या है, दिस इज A स्क्वायर X2 है, और I2 डैश क्या है, दिस इज I2 बाई A है, और E2 डैश क्या है, दिस इज A E2 है, V2 डैश क्या है, A V2 है, ठीक है। ओके, I1 करंट क्या है, I1 यहाँ पर आप लगाइए इस नोड पर KCL, तो इधर से I1 आया एंड इट इज डिवाइडेड इन टू कंपोनेंट, टू I2 dash plus I0, that's why I am writing here I1 equal to I0 plus I2 dash, ओके। और इसी को हमने माइंड में रख के अपना फेजर डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपने उसको एक तरफ ट्रांसफर करके तभी ड्रॉ किए, और I2 डैश को I2 बाई A भी आप लिख सकते हैं, ओके। अभी ये कहानी आपकी हो चुकी है खत्म। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल भी काफी इंटरेस्टिंग है। अभी तो मैं आपको पर यूनिट से नहीं करा रहा हूँ, लेकिन जब आपको पर यूनिट से कराऊंगा तो आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि उससे न्यूमेरिकल काफी शॉर्ट हो जाते हैं। जो बड़े न्यूमेरिकल है उसको आप इजिली कर सकते हैं। इनका आप नाम भी लिख सकते हैं। RC को क्या कहेंगे, RC, दिस इज कोर लॉस, पहले भी शायद लिखा हुआ है आपने, कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितना लॉस होगा उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RC आपने लिख दिया, क्योंकि ये एनर्जी कहाँ पे जाएगी, हीट में, इसलिए RC से लिखा। X5 क्या है आपका, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है।
मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। मैंने आपको कल बेसिक्स में बताया था कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन है, यू नीड मैग्नेटिक डोमेन, you need magnetic domain. Because of magnetic domain, energy conversion takes place. Without this domain, you can't convert your energy from one form to the another form. तो बेसिकली आप कैसे प्रोवाइड करा रहे हैं मैग्नेटिक डोमेन, बताइए। विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिव पावर, क्योंकि मैग्नेटिक डोमेन क्या है, कैसे प्रोड्यूस होगा, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, सिंपल। इसमें आप मैग्नेटिक डोमेन बना रहे हैं यहाँ पे कोयल से, और आप कोयल में आपको पता है कितना एनर्जी स्टोर होता है। कोयल की इंडक्टेंस अगर एल है तो कितना एनर्जी स्टोर होगा, हाफ Li² जूल। अच्छा, एनर्जी स्टोरेज के लिए आप मैग्नेटिक डोमेन में मैग्नेटिक एनर्जी क्यों स्टोर कर रहे हो, आप हाफ CV² क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दिस इज वेरी powerful in energy storage compared to the electrostatic energy or electric energy. That's why we are using the magnetic domain in the energy storage equal to half Li²। हाफ CV² यूज नहीं कर रहे क्योंकि ये काफी ज्यादा एनर्जी स्टोरेज कर लेती है कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें क्या एडवांटेज है आपको कोयल के लिए, बताइए। आपको एक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट है क्या कोयल के लिए? नहीं। आपको क्या चाहिए? रिएक्टिव पावर। यू नीड रिएक्टिव पावर कोयल के लिए। इसलिए जो आपकी एसी मशीन है इनमें रिएक्टिव पावर की रिक्वायरमेंट होती है। रिएक्टिव पावर में क्या है, आपकी कोयल में वोल्टेज यहाँ पर है कोयल का, तो करंट 90 डिग्री लैग करेगी, और एक्टिव पावर कितनी होगी इसमें, VI cos phi, VI cos phi, phi कितना है, फेज एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो एक्टिव पावर हो गई आपकी 0, मतलब एक्टिव पावर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिएक्टिव पावर कितना होगा आपका, VI sin phi, sin phi मतलब sin 90, तो VI। तो इसलिए आपको क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ रिएक्टिव पावर चाहिए। तो रिएक्टिव पावर होगी आपके पास, तो आप क्रिएट कर सकते हैं मैग्नेटिक डोमेन, इसलिए कोयल का आप यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में भी, मोटर में भी, और इंडक्टर में भी, टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक डोमेन। और मैग्नेटिक डोमेन कहाँ से आएगा आपका, कोयल से आएगा। कोयल में क्या चाहिए, हाफ Li² एनर्जी, तो कोयल को रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत कम एक्टिव पावर लेती है बेसिकली, इसका जो रेजिस्टेंस होगा थोड़ा सा, उसी के लिए आपको एक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है। अभी आई थिंक नाउ इट्स टाइम for the numerical portion. Before moving towards the numerical, I think you need revision of, I think it's too long, more than 1 hour is over. So I hope this is very useful lecture for you guys, my friends. Okay, thank you for watching. In the next session, I will continue with the numerical based on this equivalent circuit diagram. Then after completing that numerical, I will move towards the approximate equivalent circuit diagram of transformer. First approximation, second approximation. Then I will move towards the open circuit test and short circuit test, and we will see the few numericals also. So this is going to be very effective session. Upcoming sessions will be very effective for you from the gate point of view as well. Okay, thank you class.